Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसी सुनाने वाले हैं आपको जिसमें ये कहानी दरअसल है एक क्रांतिकारी की, और उस क्रांतिकारी के साथ एक बात जो जुड़ी हुई है कि जिसने भी उसकी उम्र सुनी कि आखिर उस क्रांतिकारी की उम्र कितनी थी, जिसने भी सुना वो अचंभित हो गया, वो शौक रह गया। सन्न रह जाते हैं लोग ये सोच के कि आखिर इस उम्र में कोई क्रांतिकारी, कोई शख्स क्रांतिकारी कैसे हो सकता है, वीर गति को प्राप्त कैसे हो सकता है। तो दरअसल ये कहानी है भारत के सबसे छोटे क्रांतिकारी की, उम्र में सबसे छोटे क्रांतिकारी की, जिसकी उम्र थी मात्र 12 साल। महज 12 साल का क्रांतिकारी, नाम बाजी राउत। ये जो कहानी है बाजी राउत की, वो दशकों से लोगों को प्रेरणा देती हुई आ रही है, मोटिवेट करती आ रही है। तो उम्मीद है कि आज भी आप ये कहानी सुन के मोटिवेट होंगे, क्योंकि बाजी राउत की कहानी ऐसी है कि जहाँ पे हिम्मत, वीरता, निडरता का एक पर्याय अगर माना जाए तो वो ये कहानी है। तो ये कहानी जो है, अब इसकी शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने परिवार के साथ, फैमिली फ्रेंड सर्कल में आपके, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो आज से करीबन 100 साल पहले की बात है, 1926 5 अक्टूबर का दिन था, जब उड़ीसा के ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट के नीलकंठपुर गांव में, ये जो गांव है नीलकंठपुर, इसके पास से एक नदी बहती है, ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ इस गांव में ही एक केवट हुआ करते थे, नौका चलाने वाले, नाव चलाने वाले। परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था, उतनी माली हालत परिवार की ठीक नहीं थी। जो केवट थे उनका नाम था हरी राउत। हरी राउत के घर इसी दिन 5 अक्टूबर 1926 को एक उनके छोटे बेटे का जन्म होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है बाजी राउत। अब ये जो बाजी था, वो बचपन से ही देखा जाता था कि काफ़ी ज़्यादा शरारती, बहुत नटखट एक तरह का बच्चा। लेकिन बचपन बहुत ज़्यादा गलत परिस्थितियों में शुरू हुआ। दरअसल बहुत ही कम उम्र थी बाजी की जब पिता हरी राउत का निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है। तो बचपन में ही बाजी ने अपने पिता को खो दिया। अब जो घर का सारा बोझ था वो माता पे आ गया। माँ जो थी रनिया देवी, उनके ऊपर ये पूरा बोझ आया घर का, क्योंकि बच्चों को भी पालना है, आगे बढ़ाना है, शिक्षा उनकी आगे करानी है। तो यहाँ रनिया देवी जो थी बाजी की माँ, वो अपने पड़ोसियों के यहाँ उन्होंने धान पीस कर घर का गुजारा करना शुरू किया। जो धान पीसने की चक्की होती है उस पर काम किया करती थी। रोज़ी जो थी अपनी रोज़ यहीं से कमाया करती थी। तो यहीं से जो भी पैसा आता था उससे घर का गुजारा चलने लगा। अब ये वो समय था 1926, हमने आपको बताया, जब बाजी का जन्म हुआ। और ये वही समय था जब उड़ीसा जो था 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब एक तरह से आप देखें तो एक कोस्टल मुगल बंदी और दूसरा गरजत जो राजा थे, इन लोगों के बीच में पूरा उड़ीसा जो था उसको बांट रखा था। इस दौर में यहाँ पे एक राजा भी थे, नाम था ढेंकनाल के जो राजा थे शंकर प्रताप सिंह देव। उन्हें जाना जाता है, उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, आज भी बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर, जो प्रजा थी उसके ऊपर कर लगाना, टैक्स लगाना, कई सारे ऐसे टैक्स जिनको जुल्मी टैक्स कहा जाता है आज। तो ऐसा ही एक टैक्स उन्होंने लगाया था इस दौरान में अपनी प्रजा पर, राजभक्त टैक्स। राजभक्त टैक्स के बारे में बताते हैं कि लोगों को राजा के प्रति उनकी वफादारी जो लोगों की है वो साबित करने के लिए, ये वफादारी टैक्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो राजभक्त टैक्स था वो इस तरह से यहाँ पे लगा दिया गया था लोगों पर, लोगों से वसूला जाता था। ये जो शुरुआत हुई थी वो कुछ सालों से ही हो चुकी थी, पहले 1920s के कुछ सालों पहले ये पूरा जो टैक्स सिस्टम था राजा का, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और ये ऐसे हुई थी कि दरअसल 1920 में, 1920 के दौरान ही शुरुआती सालों में, जब राजा शंकर सिंह देव जो थे वो इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पे उनकी, जब वो यहाँ मौजूद नहीं थे उड़ीसा में, तो जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने रानी जतन देवी के लिए एक महल का निर्माण कराना शुरू किया, एक महल बनाना शुरू किया राजा का। 100 कमरों का करीबन ये महल था, जतन नगर पैलेस जिसको कहा जाता है। तो ये जो महल था इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे। और समस्या की बात ये थी कि इस महल के निर्माण के लिए जो राजसी शौक होते हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ प्रजा से टैक्स लिया जा रहा था। सुना मगुनी नाम से ये जो टैक्स है वो लिया जाता था। यहाँ पे जो महल टैक्स है वो लिया जाता था। और इससे भी बढ़कर बात ये थी जो प्रजा को परेशान करती थी कि महल को बनाने के लिए, या फिर ये मान लीजिए कि कोई भी सरकारी काम है वो कराने के लिए, बेतिया नाम का एक जो टैक्स है, जो फोर्स लेबर जिसको कहा जाता है, बेतिया कहा जाता था फोर्स लेबर को उस समय पर,
हज़ारों लोगों को यहाँ पे बिना मजदूरी दिए बुला लिया जाता था, उनसे काम कराया जाता था। गांव के जो प्रजा के लोग थे उन सबको यहाँ पे बुला के पूरी ढेनकनाल की जो रियासत थी वहाँ से लोगों को बिना पैसे दिए उनसे पूरी तरह जो मजदूरी थी वो ली जाती थी। इसी समय पर ये राजभक्त टैक्स जो था वो भी आया, वो भी यहाँ पे लगाया जाता था लोगों पर। अब ऐसे में कई लोग ऐसे होते थे कि जो मना करते थे कि भाई हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, माली हालत ही ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है घर की ऐसी, बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। तो ऐसे में कई दफ़ा देखा ये भी गया, जो आरोप आते हैं सामने कि जो भी राजभक्त टैक्स देने से मना करता था या जो भी इस तरह से फ्री में काम करने से मना करता था, बेतिया करने से मना करता था, तो राजा या फिर जो बाकी पुलिस थी, राजा की सेना थी, उनके हाथियों को भेजकर यहाँ पे उन लोगों के घर को तोड़वा दिया जाता था, फसलें तबाह कर दी जाती थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, पूरी संपत्ति उस व्यक्ति की हुआ करती थी, उसको जब्त कर लिया जाता था। तो बहुत गलत एक तरह से लोगों के साथ यहाँ पे बर्ताव किया जा रहा था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताते हैं कि प्रैक्टिकली राजा को प्रोटेक्शन जो था वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मिलता था, और यही वो पूरा सिस्टम था जिसकी विक्टिम बाजी राउत की माँ भी थी। रनिया देवी बाजी राउत की जो माँ थी वो भी इसी पूरे टैक्स सिस्टम की एक विक्टिम थी। बाजी बचपन से ये समझ चुका था कि ना सिर्फ अंग्रेज़ों से बल्कि काफ़ी अपने लोगों से भी हमें दिक्कत हो रही है, यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन का वाक़या बताया जाता है कि एक दिन जब बाजी खाना खाने के वक्त बैठा, माँ ने उसे खाना दिया, लेकिन जब उसने थोड़ा सा नमक मांगा, क्योंकि रोटी और नमक ही खाना पड़ता था, गरीबी इस तरह की थी, तो उसका जब नमक ख़त्म हुआ, रोटी बची हुई थी, उसने जब नमक मांगा तो माँ ने कहा मजबूर होके कि नमक इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है, राजा ने इतना भारी कर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है कि वो नमक खरीद नहीं पाई। ये जो एक पल था वो बाजी के दिमाग में बैठा, और उसके बाद उसने कहा और ये सोचा कि अकेले माँ कमाने वाली हैं तो हमें भी यहाँ पे उनका साथ देना चाहिए, कमाना चाहिए अपने घर के लिए, क्योंकि घर में खाने को नमक भी नहीं है। यही वो पॉइंट रहा जिसके बाद से जो तंगी थी घर में रोज़ रोज़ की, उसको देखते हुए बाजी, जिसकी उम्र करीबन इस समय 10 साल के आसपास, 10-11 साल के आसपास की बताई जाती है, बाजी अपने पिता की तरह ही ब्राह्मणी नदी पर, जो उनके गांव के पास से नदी बहती थी, ब्राह्मणी नदी, उसके पास ही एक छोटी सी नौका थी उसके पास, वो चलाने लगता है। घर की जो पिता की नौका थी वही नौका वो नाव वो चलाना शुरू करता है, लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाता था, और उससे जो भी उसको पैसा मिलता था उससे अपनी माँ का जो सहयोग है वो करता था, उनकी हेल्प करता था। इस बीच में अपने मनोरंजन के लिए, क्योंकि अब देखिए बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 10-11 साल के बच्चे के लिए काम पे इस तरह से लग जाना बहुत कठिन, बहुत जटिल परिस्थिति होती है। तो ऐसे में अपना मनोरंजन करने के लिए बाजी के पास एक शंख था, एक बांसुरी थी, उसको बजाया करता था अपनी उसी नाव पर बैठ के ब्राह्मणी नदी में। तो ये सारी चीज़ें लगातार यहाँ से ऐसे चलना शुरू होती हैं। ये करीबन 1930 के दशक की बात हम आपको बता रहे हैं। अब ये वो समय था 1930 के दशक का, जो आगे बढ़ते बढ़ते जो समय आ चुका था, कि इस समय पर जो गांधी जी का एक आंदोलन था, स्वराज आंदोलन था, ये सब, साथ ही साथ में कांग्रेस की जो राजनीति थी, इन सब का असर अब पूरे भारत में तो था ही, अब उड़ीसा पर भी पड़ने लगा था। उड़ीसा के प्रिंसली स्टेट्स तक भी पहुंच चुका था। तो यहाँ पे देश में इस समय पर, क्योंकि अलग अलग जगह 1931 से ही, जहाँ तक है प्रजामंडल जो आंदोलन थे वो 1931 से शुरू हो चुके थे, शायद पहला जयपुर से शुरू हुआ था, जहाँ तक मुझे मानना है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो खैर, प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो सब जगह चल रहे थे। अब ये प्रजामंडल आंदोलन इस समय से 1930 के दरमियान उड़ीसा में भी पहुँचते हैं, ढेनकनाल में पहुँचते हैं, और यहाँ पे 1937 में, 1937 में ढेनकनाल के अंदर वैष्णव चरण पटनायक, जिन्हें लोग वीर वैष्णव भी कहते हैं, उस नाम से भी याद करते हैं आज, तो वैष्णव चरण पटनायक अपने साथी हरमोहन पटनायक के साथ में प्रजामंडल आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते हैं ढेनकनाल में, उड़ीसा के अंदर। जब इन्होंने आंदोलन ऑर्गेनाइज किया, अब ये आंदोलन क्यों था? क्योंकि जिससे कि संगठनों को जोड़ा जाए, जनता को जोड़ा जाए राजाओं के खिलाफ। ये एक जन आंदोलन था। राजाओं का जो एक व्यवहार है प्रजा के साथ में जो ठीक नहीं है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर प्रजामंडल आंदोलन बनाया गया, और उसके बाद जन आंदोलन था जो कि राजाओं के खिलाफ खड़ा होता है। तो अब यहाँ पे जब वैष्णव चरण पटनायक ढेनकनाल में और हरमोहन पटनायक के साथ मिलके, अपने साथी के साथ मिलके प्रजामंडल आंदोलन को जब शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कटक से कांग्रेस के कई सारे लीडर्स थे जिनका उन्हें सपोर्ट मिला। इन दोनों का भी कटक जाना होता था, वहाँ पे जाके बातचीत किया करते थे। साथ ही साथ लोगों तक पहुँच अपनी बनाकर जगह जगह जाके इन्होंने इस आंदोलन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया।
इस प्रजामंडल आंदोलन की एक और पावरफुल विंग हुआ करती थी, और ये ऐसी विंग थी जिसमें बहुत ही छोटे जो बच्चे हैं उनको रखा जाता था। नाम दिया गया था इस विंग को वानर सेना। तो वानर सेना यानी कि आप समझ सकते हैं नाम से ही, बहुत ही छोटे छोटे जो बच्चे थे, जो किशोर थे, उन सभी को यहाँ पे इस विंग में रखा जाता था। और इनको काम दिया जाता था कि पुलिस की हरकतों पर एक तो आपको नज़र रखनी है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत की पुलिस है, ब्रिटिश पुलिस है, उसके ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ से वहाँ अगर संदेश पहुँचाने हैं, कहीं कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो कुरियर का काम जो है वो ये बच्चे करेंगे, यहाँ से वहाँ संदेश पहुँचाएंगे। हर जो घाट है नदी का, उस पर आपको नज़र रखनी है। यहाँ से वहाँ अगर कोई किसी को आना जाना है तो कैसे जाएगा, ये भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी देखना है। तो वानर सेना का ये काम था, जो कि प्रजामंडल का एक बहुत ही पावरफुल विंग यहाँ पे बच्चों का माना जाता था। 1937 में ही, ये जो 36-37 के आसपास की बात थी, इसी साल के दौरान में बाजी राउत, जो कि अभी तक अपना गुजारा अपने घर का करता था ब्राह्मणी नदी पर नाव चलाकर, 12 साल उम्र थी बाजी राउत की, वो वानर सेना का हिस्सा बन जाता है। बाजी को दरअसल यहाँ पे जो काम दिया गया था वो ये था कि 2 इलाके थे, एक तो नीलकंठपुर गांव बाजी राउत का खुद का, और भुवन एक जो इलाका था। तो इन दोनों इलाकों में जो भी प्रजामंडल के लिए जो भी वॉलंटियरिंग करनी है वो बाजी करेगा, नज़र जो रखनी है पुलिस पर वो रखेगा, साथ ही साथ मैसेंजर का काम करेगा और बोट बॉय का काम करेगा, यानी जो अभी वो फ़िलहाल करता है। अगर प्रजामंडल से रिलेटेड कोई लोग हैं, कोई साथी हैं जिनको यहाँ से वहाँ जाना है, नदी के उस पार जाना है, तो उन्हें यहाँ से वहाँ ले जाएगा उस पार। तो ये सारा काम था बाजी का। वानर सेना के जो बच्चे थे, इनके बारे में एक और चीज़ बताते हैं कि ये लोग एक गाना गाते थे। इन्होंने खुद अपनी भाषा में एक गाना बनाया था, जिसका मतलब जो है वो हिंदी में आपको बता रहे हैं। गाना कुछ इस तरह से था कि अब ध्यान से सुनो है दलालों की टोली, तुम्हारी घड़ी आ गई है, प्रजामंडल तुम्हें मिटा देगा। तो ये एक गाना था जिसको ये बहुत ही जोश से सारे बच्चे गाते थे, बाजी भी उनमें से एक था। तो कुल मिला के बात ये थी कि एक छोटा सा नाव चलाने वाला बच्चा, 12 साल महज उम्र, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग में उतर चुका था। उसका जो संघर्ष था, अब वो एक उसका सक्रिय सिपाही बन चुका था। अब समय यहाँ से आगे बढ़ता है, महज कुछ ही महीने बीते, 1 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे बीतता है, और इस बीच में बाजी जो था, बाजी लगातार वानर सेना के साथ काम कर रहा था, प्रजामंडल के लिए काम कर रहा था। लेकिन इस बीच देखा ये भी गया कि ये जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, उग्र हो जाता है। ढेनकनाल में लोगों का गुस्सा इस तरह से बढ़ा कि बताते हैं कि 12 सितंबर 1938 को, ये वो तारीख थी जब लगभग 50,000 लोग पूरे ढेनकनाल को घेर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद में, ढेनकनाल के अंदर आने के बाद में, वो जो राजा का महल था उसे घेर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बहुत जो उग्र एक जो तनावपूर्ण माहौल था वो यहाँ बन जाता है। ये सब चीज़ें देखते हुए जो वहाँ मौजूद प्रजामंडल के लीडर्स थे, उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास भी किया, शांत करने का प्रयास किया। लेकिन ओवरऑल बात ये थी कि राजा और ब्रिटिश हुकूमत दोनों ही ये समझ गए थे कि स्थिति जो है उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। यही वो पॉइंट बना जिसके बाद में लोगों के ऊपर अत्याचार जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होते हैं। मतलब सितंबर से जो नवंबर तक के महीने, इन 2-3 महीनों के अंदर ही जो हुआ है ढेनकनाल में, उड़ीसा में, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। हुआ क्या कि राजा शंकर सिंह देव ने अपने जो बाकी जो गर्जत राजा थे, अलग अलग जगह के, बौद्ध के, कालाहांडी के, केवझर के, बस्तर, सरायकेला के, इन सभी से संपर्क किया। उसके बाद यहाँ से करीबन 200 से ज़्यादा आर्म फोर्सेस के जो जवान थे उनको बुलवाया जाता है। अंग्रेज़ों ने भी कलकत्ता से जो उनकी जो रेजिमेंट थी, किंग्स ओन स्कॉटिश बॉर्डर्स रेजिमेंट, वहाँ से जवानों को भेजा। और उसके बाद ढेनकनाल के अंदर सितंबर से नवंबर 1938 के बीच 60 से ज़्यादा गाँवों पर रेड की जाती है। अचानक होने वाली इन रेड्स में माहौल इस तरह का होता था कि जो ब्रिटिश पुलिस के जवान होते थे वो यहाँ पे हाथियों से लोगों के घरों को गिरा देते थे। खाने के जो स्टॉक थे उनको बिखेर दिया जाता था, यहाँ से वहाँ फैला दिया जाता था, लोगों की प्रॉपर्टी को लूट लिया जाता था, और कई जगह पर तो महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट वहाँ पे सामने आते थे। लोगों को बंदूक की नोक पर यहाँ पे लॉयल्टी डिक्लेरेशन पर साइन कराया जाता था। ये वो 2-3 महीने रहे हैं पूरे उड़ीसा के अंदर। तो खैर ये सारी जब चीज़ें चली तो इसका ध्यान नेशनल मीडिया में जो लोग थे या फिर जो नेशनल लीडर्स थे उन तक भी पहुँचा। गांधी जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने हरिजन पत्रिका में गर्जत रूलर्स को, जो भी राजा थे, गर्जत राजा जो थे, उनके मिसरूल को ख़त्म करने की बात भी कही थी, उसकी सलाह भी दी थी। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब इस समय पर क्योंकि एक तरफ नेशनल मीडिया में भी, नेशनल खबरों में भी ये जब आ रहा है, तो यहाँ पे जो गर्जत रूलर्स थे, राजा थे, जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उसने प्रजामंडल के लीडर्स को पकड़ने के लिए फोर्सेस भेजना शुरू कर दिया, क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया।
ऐसा ही एक क्रैकडाउन किया जाता है भुवन में, नीलकंठपुर गांव में। और यहाँ पे जो क्रैकडाउन प्लान किया गया तो बताते हैं कि 22 सितंबर 1938 का दिन था। इसी दौरान जब ये सब चीज़ें चली हैं सितंबर से नवंबर के बीच में, 22 सितंबर 1938 को पुलिस हरमोहन पटनायक को और कुछ लीडर्स को पकड़ने के लिए क्रैकडाउन करती है, एक सरप्राइज़ रेड करती है। अब हरमोहन पटनायक जो थे वो यहाँ से किसी तरह से बीच बचाव करते हुए अपना निकलते हैं, भागते हैं, और उसके बाद भागने के बाद वो ब्राह्मणी नदी में कूदते हैं सीधा और तैरकर दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं, दूसरे गांव में नदी के उस पार चले जाते हैं। पुलिस ने जब ये देखा कि ब्राह्मणी नदी बीच में पड़ी और इसके बाद यहाँ से हरमोहन पटनायक उनसे बच के निकल गए हैं, तो पुलिस और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। आसपास के जो लोग उनके सहायक थे, सपोर्टर्स थे, उन पर क्रैकडाउन करना शुरू करती है इसी गांव में, नीलकंठपुर गांव और भुवन इलाके में। यही वो जगह थी जहाँ पे बाजी राउत भी नाव अपनी चलाया करता था, वानर सेना के लिए काम करता था। तो ये जो समय आगे बढ़ा, महज कुछ ही दिनों के बाद 11 अक्टूबर 1938 आता है। ये वो दिन था जब एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट और पुलिस सब इंस्पेक्टर लगभग 40 जवानों के साथ, 40 आर्म्ड बंदूकों से लैस लोगों के साथ, जवानों के साथ नीलकंठपुर गांव और भुवन गांव में रेड करते हैं। ये रेड की गई थी जिससे कि जो हरमोहन पटनायक के साथ के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा सके। और यहाँ पे इस रेड में करीबन 18 गांव वालों को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश जो पुलिस थी उसने अरेस्ट भी कर लिया। यहाँ पे इन लोगों को पकड़ा गया, विलेजर्स को पकड़ा गया, जो विलेज लीडर्स थे, सपोर्टर्स थे प्रजामंडल के, उनको पकड़ा जाता है। और इसके बाद इन पकड़े गए आदमियों को सीधा एक पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन था बाहुबन पुलिस स्टेशन। यहाँ पे जब ले जाया गया तो गांव वाले बाहर से आके इस पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसी उग्र इरादे से नहीं आए थे, लड़ाई करने नहीं आए थे। गांव वालों ने जब देखा कि इन 18 लोगों को पुलिस लेकर बाहर निकल रही है, ये जो 40 जवान आए हुए थे, आम जवान, जब ये बाहर ला रहे हैं तो यहाँ गाँव वाले हाथ जोड़कर अंग्रेज़ हुकूमत से विनती करते हैं, कहते हैं कि आप इन्हें मारिएगा मत, इन्हें छोड़ दीजिए, ये निर्दोष हैं, ये निर्दोष लोग हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस क्योंकि पहले से ही इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई थी कि बताया जाता है कि ब्रिटिश पुलिसमैन जो वहाँ पे मौजूद थे, ब्रिटिश पुलिस वाले, उन लोगों ने डायरेक्ट गोलियां चलाना शुरू कर दिया, ना सिर्फ उन 18 लोगों पर बल्कि गांव वालों पर। अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं। मौके पर ही वहाँ पे 2 गांव वाले ऐसे थे, रघु नायक और कुरी नायक, दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। उड़ीसा रिव्यू जो कमेटी, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 50 लोग ऐसे थे जो कि उन गोलीबारी में या तो शहीद हुए थे या तो भारी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। तो खैर ये जब इंसिडेंट हुआ, और बहुत ही बुरा एक इंसिडेंट था ये उड़ीसा की उस समय के इतिहास में। गोलीबारी जब शुरू हुई और उसके बाद लोग यहाँ से वहाँ भगदड़ मच गई, भागने लगे, तो इसकी खबर अलग अलग जगह फैलना भी शुरू हुई, आसपास खबर फैली। बाजी राउत को भी ये पता चल चुकी थी खबर, जो कि उस समय पर ब्राह्मणी नदी के किनारे नीलकंठपुर गांव में मौजूद था अपनी नाव के साथ में, यहाँ से वहाँ लोगों को ले जा रहा था। तो उसको भी पता चला कि कैसे पुलिस वालों ने भुवन गांव में लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। ये सब चीज़ें जब यहाँ पे होती हैं तो भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। जब गांव वालों ने देखा कि हमें दबाने के लिए हम पे फायरिंग की जा रही है अंधाधुंध बिना किसी वजह के, तो यहाँ गांव वालों के साथ में काफ़ी और लोग आ जाते हैं। भीड़ जो थी वो बढ़ने लगती है और पुलिस वाले जो थे, ब्रिटिश पुलिस जो थी, वो रियलाइज़ करती है सडनली कि भाई ये जो क्राउड है वो अब हमारे कंट्रोल से बाहर है। 40 लोग लेकर आए थे बंदूकधारी जो अंग्रेज़ थे, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि अब ये जो है हमारे कंट्रोल से बाहर है, गांव वाले बहुत ज़्यादा हैं और इसी रात में हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अब भागने के लिए क्या रास्ता था? वो नदी, ब्राह्मणी नदी, जहाँ से दूसरी तरफ गांव में जाया जा सकता था या दूसरे गांव में जाके रेड की जा सकती थी, अपनी जान यहाँ से बचाई जा सकती थी। तो इसके लिए अब यहाँ से ये जो रास्ता था ब्राह्मणी नदी पार करने का, नीलकंठपुर घाट पर जाने का, यहाँ कैसे ना कैसे करके ये जो पुलिस वाले थे उन 18 लोगों को जिनको इन्होंने कैद कर रखा था उन्हें लेके पहुँचते हैं। जब यहाँ नीलकंठपुर घाट पर ये सारे पुलिस वाले पहुँचे तो यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही छोटे से 12 साल के बच्चे से। नाम था बाजी राउत। बाजी राउत इस समय पर बताया जाता है, जो लिखित में है, कि अपनी नाव के पास में ही बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि क्या अभी जुल्म ढाया इन पुलिस वालों ने, और सडनली ये सारे पुलिस वाले, वही लोग, वही कातिल बाजी राउत के सामने खड़े थे। ये लोग बाजी राउत से कहते हैं कि लोगों को, ये जो हमारे साथ में लोग हैं और हम जो पुलिस वाले हैं, हमें इस घाट से दूसरे घाट सामने जाना है, नदी हमें पार कराओ। इस तरह का आदेश जब बाजी को दिया जाता है तो यहाँ सोर्सेज बताते हैं जो लिखित में
इतिहास में है दर्ज कि बाजी पहले तो उन्हें घूरता है। उसने पहले उन्हें घूरा और उसके बाद एक मजबूत आवाज़ में कहा कि ये नौका जो है, ये जो मेरी नाव है, वो प्रजामंडल की है। इसे तुम जैसे लोगों का, तुम जैसे दुश्मनों का कोई भी आदेश इस पे माना नहीं जाएगा। तुम इसे हायर नहीं कर सकते, तुम इसे खरीद नहीं सकते। एक 12 साल का बच्चा, आप सोचिए कि अंग्रेज़ों को डायरेक्ट जवाब दे रहा है, वो भी उन अंग्रेज़ों को जिनके साथ में 40 से ज़्यादा जवान हैं, वो भी असली बारूद से लैस, बंदूकों से लैस, हथियारों से लैस। तो ब्रिटिश इंपीरियल पावर के सामने एक नंगे पैरों खड़ा हुआ एक 12 साल का बच्चा खड़ा था, जो कि अपनी मिट्टी के लिए, अपने आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था, एक सक्रिय उसका सिपाही था। तो वो इस ऑर्डर को ठुकरा देता है। ये देखते ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ पे जवान मौजूद थे, वो सबसे पहले तो उनमें से एक जवान जो था, वो बाजी राउत के दोनों कंधे पकड़ के उसे हिलाता है, उसे दोबारा से आदेश देता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। बाजी एक बार फिर से मना करता है। इस बार मना करते ही दूसरे जवान ने बंदूक का जो बट होता है, पीछे का हिस्सा, वो बाजी के सिर पर दे मारा। उसी मोमेंट पे बताते हैं कि बाजी का जो स्कल था वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसके सिर से खून बहने लगता है। एक 12 साल का बच्चा, आप कल्पना करके देखिए, उसके सिर से अचानक खून बहने लगता है। लेकिन उड़ीसा रिव्यू के मुताबिक, आर्टिकल्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि जब वहाँ पे बाजी के सिर से खून बहने लगा और वो गिर गया था उस पहले प्रहार के बाद ही, वो 12 साल का बच्चा, तो उसके बाद भी उसने इन लोगों की बात को माना नहीं। उसने नाव चलाने पर राज़ी वो नहीं हुआ। वो यहाँ से नदी के किनारे ही भागना शुरू कर देता है। भागते भागते बाजी ज़ोर से आवाज़ लगाता है। प्रजामंडल के जो आसपास के लोग थे, जिनको वो जानता था, जो लीडर्स थे जो वहाँ रहते थे, वो उन्हें चीख चीख कर आगाह कर रहा था कि पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ से वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं। चेतावनी उन्हें देता है। जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे मौजूद, जो अंग्रेज़ थे, उनके बारे में बताता है कि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अपने अपने ठिकानों पर छुप जाओ, चले जाओ यहाँ से, अगर आप कहीं आसपास हो, नदी क्रॉस करके दूसरे गांव में जा सकते हैं। बाजी पूरी तरह से ये जानता था कि ये जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ से अगर निकलेंगे, अगर मैं इन्हें छोड़ देता हूँ उस पार, तो ये वहाँ पे जाके भी जिस तरह से अभी इन्होंने भुवन गांव में यहाँ पे लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की है, लोगों को मारा है, ये दूसरे गांव में सामने जाके भी लोगों को मारेंगे और प्रजामंडल के जो लीडर्स हैं उनको पकड़ेंगे, वहाँ पे जाके रेड करेंगे। इस वजह से वो यहाँ से वहाँ भागता है, नदी के किनारे भागता जाता है। लेकिन इसके बीच में ही एक तीसरा अंग्रेज़ पुलिस वाला बाजी के ऊपर अपनी राइफ़ल से फायर कर देता है। जैसे ही वो फायर करता है, बाजी ज़मीन पर गिर जाता है और वही मोमेंट था, वही पल था जब मौके पर ही भारत के पहले क्रांतिकारी की वीरगति होती है, पहले सबसे छोटे क्रांतिकारी की वीरगति होती है। बाजी राउत की मृत्यु के बाद में जो गांव वाले थे, जो लगातार, जिन्होंने उसकी पुकार सुनी थी, उसकी आवाज़ें सुनी थी चिल्लाने की, जो प्रजामंडल के एक्टिविस्ट आसपास में थे, सपोर्टर्स मौजूद थे, वो सब सीधा दौड़कर नीलकंठपुर घाट पर पहुंचते हैं, यहाँ पे ब्राह्मणी नदी के किनारे पहुंचते हैं। और जब वो वहाँ पे देखते हैं तो बाजी का खून से लथपथ शरीर जो था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। ये सब देखते हुए गुस्साए हुए जो गांव वाले थे, लीडर्स थे, वो सब जो नाव थी उनकी डोरियां अपनी कमर से बांध कर खड़े हो जाते हैं कि हम पुलिस वालों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन पुलिस वाले जो थे वो जबरन यहाँ पे उन्होंने उन डोरियों को काटा। उसके बाद में नाव से बीच में पहुँचने के बाद अंधाधुंध फायरिंग इन गाँव वालों पर करना शुरू कर देते हैं। और बताया जाता है कि उस दिन उस घाट पर बाजी राउत के अलावा, इसके बाद बाजी राउत की वीरगति के बाद में 8 और लोगों की भी जान गई इस पूरी गोलीबारी में। खैर, ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन इसके बाद बाजी और उसके जो साथ के शहीद थे, जो वीरगति जिनको प्राप्त हुई थी, बाकी गांव वाले उनकी लाशों को, उनकी बॉडीज़ को बोट में रखते हैं। पहले जेनापुर ले जाया जाता है, उसके बाद वहाँ से रेल के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए कटक ले जाया जाता है। और उसके बाद कटक में यहाँ पे एक बहुत लंबा फ्यूनरल प्रोसेशन, अगर आप उसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी अंतिम यात्रा जो थी बाजी राउत की, वो निकाली जाती है। अलग अलग बैलगाड़ियों पर इन बॉडीज़ को रखा जाता है। बहुत बड़ी एक यात्रा निकाली गई अंतिम संस्कार करने से पहले। और उसके बाद बताते हैं कि सती चौरा घाट पर बाजी राउत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पूरा एक फ्यूनरल प्रोसेशन निकला था, ये जो पूरी रैली निकली थी बाजी राउत की और बाकी उन शहीदों की वीरगति की, उस दौरान पे हज़ारों लोग यहाँ आज़ादी के स्लोगन लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, शहीदों को, इन छोटे नन्हे शहीदों को अंतिम विदाई दे रहे थे। ये सारी चीज़ें चली। इस बीच कई सारे प्रजामंडल के लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद थे और इन्हीं में से एक थे सच्चिदानंद राउतरे।
सच्चिदानंद राउतरे ने यहीं पर बाजी की उस चिता को देखते हुए, उस 12 साल के बच्चे की चिता को देखते हुए अपनी कविता लिखी थी बाजी राउत, जिसकी एक बहुत ही फेमस लाइन है। हिंदी में उसका अनुवाद ये है कि ये चिता नहीं है मेरे दोस्तों, जब देश घने अंधेरे में डूबा हो, ये हमारी आज़ादी की रोशनी है, ये हमारी आज़ादी की आग है। तो एक 12 साल के बच्चे की जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे जान ली गई, ब्रूटल किलिंग हुई, इसने ना सिर्फ ढेंकनाल में बल्कि पूरे उड़ीसा, पूरे नेशन वाइड एक तरह से लोगों को उग्र कर दिया था, आक्रोशित कर दिया था। लोगों का गुस्सा जो था अंग्रेज़ों पर वो निकलता था हर जगह पर। और बताया जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में भी इंसिडेंट पहुंचा, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों की थू-थू हुई, इंपीरियल गवर्नमेंट की का क्रिटिसिज्म हुआ। ब्रिटिश राज जो था वो उसकी इमेज पूरी तरह यहीं से ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। बाजी राउत की जो शहादत रही, वानर सेना जो रही, उसके बारे में भी लोगों को पता चला बाजी राउत की शहादत के बाद कि बच्चों का कितना ज़्यादा अहम रोल रहा है। उस समय पर जो क्रांतिकारी थे ऐसे, जो कि बहुत कम उम्र के थे, उनका कितना बड़ा रोल हमारी आज़ादी में रहा है। ये सारी चीज़ें भी सामने आई। लेकिन कई बड़े बड़े लेखक हैं जो ये बताते हैं और लिखते हैं कि जैसे कमलकांत राहुल जो ऑथर है, उन्होंने ये लिखा है, वो बताते हैं कि नेशनल नैरेटिव के अकॉर्डिंगली अक्सर कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि रीजन्स के बेसिस पर या फिर कुछ बड़े नामों के बेसिस पर आज़ादी के जो क्रांतिकारी हैं, जो रहे हैं, सिर्फ वहीं तक उनको फोकस करके देखा जाता है, और जिसकी वजह से बाजी राउत जैसे जो क्रांतिकारी, जो वीर रहे हैं भारत के, वो एक फॉरगॉटन चैप्टर बन के रह जाते हैं। ये विडंबना है कि कई दफ़ा कि बाजी राउत के बारे में आप में से कई लोगों को भी नहीं पता होगा। तो सोचा कि आज इस कहानी के माध्यम से, आज इस एपिसोड के माध्यम से आपको पता चले। अब जो आपको पता चल गया है तो अपने घर के बच्चों को बाजी राउत की कहानी ज़रूर सुनाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा। खैर, यहाँ पे देखा ये भी गया है बाजी राउत की कहानी में कि हाल ही में सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाजी राउत को ऑफिशियली यंगेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर और जिनको शहादत मिली, जो वीरगति को प्राप्त हुए, उसके रूप में हाईलाइट किया हुआ है। उड़ीसा में उत्कल दिवस के मौके पर बाजी राउत सम्मान दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें उनके एक तरह से उनका जो योगदान रहा है बाजी राउत का हमारे लिए, उसको देखते हुए की जाती है। तो उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज का ये जो एपिसोड है, इसके कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। बाजी राउत को हमारा ये सल्यूट था, ये हमारा एक नमन। और आज से 100 साल पहले उनका जन्म हुआ था, तो ये पूरी तरह से सोचा कि एक सही समय है उनके बारे में बताने का। अगर नहीं पता है तो अब यहाँ से शायद आगे पता चले, हमेशा सबको याद रहे बाजी राउत का बलिदान। तो अब अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, making India smarter and better.